चलिए, स्वागत है आपका हमारे चैनल बीट योर बेस्ट में। जैसा कि कल रिजल्ट आप लोगों ने देखा, इट वाज क्वाइट सेटिस्फैक्टरी एंड कन्विंसिंग। ऐसा होना ही था। सब लोगों को, जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, मैं पहले ही बता दूं कि आप लोगों को PC 16 में या किसी भी पेपर में नंबर ज्यादा आ जाए तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन 65 से ज्यादा नहीं चाहिए, ठीक है? ज्यादा नहीं, और 55 से कम का टारगेट नहीं रखना है। 55 से कम नहीं, मतलब ये टारगेट की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? टारगेट ऐसा रखिए। क्यों? इसके पीछे का रीजन है। रीजन ये है कि अगर आप 65 से ज्यादा का टारगेट रखते हैं ना, तो बाकी पेपरों में आप मेहनत नहीं कर पाएंगे। और अगर 55 से कम का टारगेट रखते हैं और कहीं फिसलते फिसलते आप 44 पे आ गए तो खत्म हो जाएगा मामला। कई लोग इस साल 44-43 पे अटक गए हैं, समझ रहे हैं? ये वाला ना आए, इसकी वजह से मिनिमम 55 का टारगेट रखना होगा और मैक्सिमम 65। हालांकि आपके टारगेट के अकॉर्डिंग मार्क्स नहीं आएंगे, लेकिन मेरे कम से कम 70% स्टूडेंट्स के टारगेट के अकॉर्डिंग मार्क्स आए हैं, ठीक है? उन्होंने जो एक्सपेक्ट किया था वैसे मार्क्स आ गए उनके, ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये किसी भी पेपर में आप PC 16 की प्रिपरेशन करें, PC 21 की प्रिपरेशन करें, किसी भी पेपर की प्रिपरेशन करिए, आप लोगों को ये स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। दिस इज माय पर्सनल सजेशन। आप लोग उसको माने ना माने वो एक अलग बात है, ठीक है? चलिए, तो फिर हम लोग आज शुरू करते हैं। हम पढ़ने जा रहे हैं PC 16, 12 और 21 तीनों में काम आने वाला CPWA कोड। और CPWA कोड में हम लोगों ने 10 तक पढ़ लिया था, चैप्टर 10 कंप्लीट कर लिया था, चैप्टर 13 भी कंप्लीट किया था। हम लोग आज पढ़ेंगे चैप्टर 11 और 12, बिकॉज बोथ आर वेरी स्मॉल चैप्टर, ठीक है? चैप्टर 11 जहाँ लमसम अकाउंट के बारे में है, लमसम के बारे में है, ठीक है? लमसम अकाउंट है या वर्क है, मैं लिख लेता हूँ। और ये जो है वो मैन्युफैक्चर अकाउंट के बारे में है, ठीक है? और ये दोनों ही इतने छोटे हैं कि ये कवर हो सकते हैं एक ही क्लास में, ठीक है? तो हम लोग शुरू करेंगे सबसे पहले चैप्टर 11 से। चैप्टर 11 क्या है देखिए। इससे पहले कि हम पारा बाई पारा पढ़ें, आप लोगों को मैं एक बात बता दूं कि आप लोग सबसे पहले मेरे एक्सपीरियंस से सुनिए, ठीक? लमसम का क्या मतलब है? लमसम का मतलब ये है कि फिक्स सम, ठीक है? फिक्स सम पहला तो है कि सम फिक्स्ड है, राइट? तो उसमें पॉइंट क्या है भाई? फिक्स सम का जो एस्टीमेट बनेगा वो, उसमें डिटेल एस्टीमेट नहीं बनेगा, नो डिटेल एस्टीमेट, समझे? और नो डिटेल एस्टीमेट नहीं बनने की वजह से जो कॉन्ट्रैक्टर होगा ना, वही फिक्स सम पे सभी कंटिंजेंसी के साथ में काम करने को तैयार होगा, ठीक है? कॉन्ट्रैक्टर विल अग्री टू डू वर्क, ठीक है, इंक्लूडिंग ऑल कंटिंजेंसी। मतलब वो कुछ बात नहीं करेगा कि ये हो गया तो ये होगा, वो हो गया तो वो हो गया, इतने रुपए में हम आपका ये काम कर देंगे, ठीक है? इसमें से आपका जो कॉन्ट्रैक्ट में होता है, वर्क इन कॉन्ट्रैक्ट, समझे कि नहीं? इसकी बात ये है। लेकिन कुछ एडिशन और अल्टरेशन भी होते हैं जो कि हो सकते हैं। एडिशन का मतलब हो गया कि कोई एक बिल्डिंग बनानी है तो उसके ऊपर में एक फ्लोर और बना दिया जाए। अल्टरेशन का मतलब हो गया कि अगर आपका बाथरूम 7x7 का बाथरूम है तो अल्टर करके इसको 9x6 का कर दिया गया। इसका मतलब क्या हो गया? ये फीट स्क्वायर हो गया, ठीक है? पहले 49 स्क्वायर फीट का था, 54 स्क्वायर फीट का हो गया। इसको कहते हैं अल्टरेशन। अल्टरेशन का मतलब है ड्राइंग में किसी तरह का चेंजेस, ठीक है? कुछ चेंज कर देना, राइट?
अभी आप देखिए ये एडिशन और अल्टरेशन है, क्योंकि इसका पहले से मेंशन नहीं है कॉन्ट्रैक्ट में, नॉट मेंशन्ड इन कॉन्ट्रैक्ट, ऐसी स्थिति में ये वाला जो काम है एडिशन और अल्टरेशन वाला, ठीक है, एडिशन और अल्टरेशन वाला जो काम है, एक मिनट, व्हाई संदीप कुमार इज नॉट ज्वाइन एंड हैज सेंट, ओके, एडिशन और अल्टरेशन वाला जो काम है, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट में नॉट इन कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ था, ठीक है, ऐसी स्थिति में इसको क्या करना है भाई, इसको काम तो करवाना है, और किस रेट में काम करवाना है, ये रेट तय होगा शेड्यूल ऑफ रेट से, एज पर SOR शेड्यूल ऑफ रेट, ठीक है, शेड्यूल ऑफ रेट के हिसाब से तय हो जाएगा। और ये जो काम है ना, देखिए ये वाला जो काम है आपका, जो आपके कॉन्ट्रैक्ट में है, वो काम जैसे कंप्लीट होगा, ध्यान से सुन लीजिएगा, काम जैसे कंप्लीट होगा वैसे आपको पूरा पेमेंट करना है, लेकिन इसमें इंटरमीडिएट पेमेंट का भी प्रोविजन है, ठीक, उसके बारे में हम थोड़ी देर के बाद देख। बात किसकी है, इस काम की, जो कि कॉन्ट्रैक्ट में नॉट इन कॉन्ट्रैक्ट था ही नहीं। इसको काम कराने के लिए SOR के हिसाब से इसका काम लिया जा सकता है, लेकिन इसका अप्रूवल जो होगा वो डिविजनल ऑफिसर देगा, ठीक है, और सब डिविजनल ऑफिसर SDO, ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, डिविजनल ऑफिसर भी तभी अप्रूवल देगा जब उसके पावर के अंदर में होगा। ये आप लोगों को मैंने बताया हुआ है कि किसी भी तरह का एडिशन जो होता है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का मान लीजिए 10% का पावर है एडिशन का, 100 रुपए का काम था, आपने बढ़ा करके 110 रुपए का कर दिया, तो 10% हो गया, तो वो जो 10 रुपए बढ़ गया है उसको डिविजनल ऑफिसर अप्रूव कर सकेगा। लेकिन SDO इस एडिशन और अल्टरेशन के लिए सर्टिफिकेट देगा, ठीक है, और सर्टिफिकेट में वो लिखेगा कि ये काम प्रॉपर हुआ है। और मजेदार बात ये है कि ये एडिशन और अल्टरेशन होगा ना, इसकी डिटेल एस्टिमेट बनाया जाएगा, जबकि आपने पहले ही मैंने बता दिया है कि लमसम कॉन्ट्रैक्ट में डिटेल एस्टिमेट नहीं बनता है, लेकिन इस एडिशन अल्टरेशन के लिए डिटेल्ड एस्टिमेट बनेगा, उसकी मंजूरी भी लेनी होगी, समझ गए। तो ये डिटेल एस्टिमेट के हिसाब से एज पर SOR बनाया जाएगा, ठीक है, और उसके हिसाब से इसका काम किया जाएगा। अच्छा, एक और बात, मैंने आपको बताया कि अगर वन टाइम पेमेंट कर देते हैं तब तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, आपने पेमेंट किया तो उसका आपका जो मेजरमेंट बुक में एंट्री होती है, ठीक है, वो भी डिटेल एंट्री नहीं होती है, राइट। ओम प्रकाश, बहुत से लोग ज्वाइन करना चाह रहे हैं, एक मिनट जरा होल्ड कीजिएगा, बहुत से लोग का रिक्वेस्ट आ रहा है, मैं सबको ज्वाइन ले लेता हूँ, एक मिनट जरा होल्ड कीजिएगा, ठीक है। ठीक है, तो यहां पर आपने देख लिया जो मैंने आप लोगों को बताया। चलिए, मटेरियल विल बी सप्लाइड टू कॉन्ट्रैक्टर और इट इंक्लूड इन द लंप सम, बताऊंगा सर, मटेरियल विल बी परचेज बाय द कॉन्ट्रैक्टर विल बी सप्लाइड इन द लंप सम कॉन्ट्रैक्ट, यस यस, मटेरियल के बारे में बात कर रहा हूं मैं, मटेरियल के बारे में मैंने बात किया नहीं है। तो यहां तक आप लोगों को मामला समझ में आया कि अगर हम लोगों ने वन टाइम पेमेंट कर दिया तो कोई झंझट नहीं है, लेकिन अगर आप इंटरमीडिएट पेमेंट करते हैं ना तो लंप सम कॉन्ट्रैक्ट में इट इज ट्रीटेड एज एन एडवांस, ना सॉरी, ये इसमें एडवांस ट्रीटेड नहीं होता है, वो वर्कशॉप में ट्रीट होता है, ठीक है, मैन्युफैक्चर अकाउंट में, इसको भी रख लेते हैं। ये आप देख लीजिए, इस तरीके से इतना कम कंप्लीट होता है, ठीक है। अभी तक मैंने आपको बताया, अब हम लोग चैप्टर के अंदर एंट्री करते हैं, चैप्टर 11 निकालते हैं, आप लोग भी निकाल लीजिए, चैप्टर 11 निकालिए, और चैप्टर 11 निकालने के बाद में कोई एक आदमी पढ़ना शुरू कीजिए, पारा 11.1.1 पढ़िए, पढ़िए। In a lump sum contractor, the contractor agrees to execute a complete work with all its contingencies in accordance with a drawing and specification for a fixed sum, the following being the essential characteristics. ठीक है, अब मैं बोलता हूँ, देखिए मैंने आपको ये बता दिया है, हाँ, देखिए मैंने आपको बता दिया है, पहली बात specified in order to regulate the amount to be added or deduction from the fixed sum on account of addition and alternations not covered by the contract. बिल्कुल सही, आगे बढ़िए। Second है, तीनों पढ़िए। second है, except as a provided in clause, no
allusion is made in the contract to the departmental estimate of work, schedule of date and quantities of work to be done. Third है detailed measurements of the work done are not required to be recorded except in respect of addition and alterations. अल्टरेशन, ठीक है, बस अब देखिए। तो ये सब मैंने आपको बता दिया है। पहली बात जो आपके पारा में लिखी हुई है वो ये कि फिक्स सम होगा, ठीक है। जो मैंने नहीं बताया वो ड्राइंग और स्पेसिफिकेशन होगा उसका, लेकिन डिटेल एस्टिमेट नहीं बनेगा। ये आपका लिखा हुआ है 11.1.1 के सब पारा 3 में, ठीक है। उसमें 1 में लिखा हुआ है सब पारा 1 में कि एसओआर बनाया जाएगा एडिशन और अल्टरेशन के लिए अगर कोई फिक्स सम से ऊपर और नीचे काम होता है तो, ठीक है। उसमें क्योंकि ये दोनों ही लिखा गया, एडेड और डिडक्टेड लिखा हुआ। मान लीजिए फिक्स सम है, राइट, तो फिक्स सम मान लीजिए कि 1 लाख का है ना, और 1 लाख में अगर आपको मान लीजिए कि 25,000 एडिशन है, 25,000 तो ज्यादा हो जाएगा, 10,000 कर देते हैं, ठीक है। चलिए 10,000 अगर एडिशन है प्लस या 10,000 माइनस है, समझ गए, 10,000 नहीं हुआ, 10,000 ज्यादा, एक जीरो ज्यादा हो गया, ठीक है। ये एडिशन या अल्टरेशन दोनों ही केस में, ठीक है, प्लस हो जाए या माइनस हो जाए, आपको इनका डिटेल एस्टिमेट बनाना पड़ता है, ये वाला, ठीक है, कि वो ज्यादा हुआ तो क्यों और कम हुआ तो क्यों, ठीक है। बाकी इसमें और ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा जो पॉइंट है कि इसका जो फॉर्म होगा, किस फॉर्म में ये किया जाएगा, फॉर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट का जो फॉर्म होगा वो लॉ ऑफिसर के सलाह पे गवर्नमेंट तय करेगी, ठीक है। इसका सेकेंड पॉइंट और कुछ नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्म है ना, कॉन्ट्रैक्ट का जो फॉर्म है डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट, ठीक है, ऑन द एडवाइस ऑफ लॉ ऑफिसर। ऐसा होता है हर एक गवर्नमेंट के पास में, इसमें और कुछ आफत वाली बात नहीं है, ठीक है। 3 में कह रहा है तो उसमें भी खासकर 11.2, तो 3 नहीं है इसमें, ठीक है, 11.2 में है, वो क्या है मैं बताता हूँ आपको, देख लीजिए। पेमेंट फॉर द वर्क डन, राइट, तो पेमेंट फॉर द वर्क डन के बारे में मैंने आपको बता दिया कि 2 तरीके से पेमेंट होता है। उसके पीछे में लिखा हुआ 11.3 में फॉर्म ऑफ द बिल, इसमें 11.2 में कहता है कि जब आप पेमेंट कर रहे होते हैं ना तो सब डिविजनल ऑफिसर उसका सर्टिफिकेट देता है, वो 11.2.2 में मिलेगा आपको। देख लीजिए एक बार जो मैंने आपको बता दिया है, क्या बताया है, वेयर एवर द कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट प्रोवाइड द इंटरमीडिएट पेमेंट, यानी कि 27B का बात करते हैं हम लोग, ठीक है। 27B इंटरमीडिएट पेमेंट करता है ना, 27B करता है ना, कि मैंने कुछ गलत पढ़ा दिया है, नहीं रुकिए, सॉरी 27 से इंटरमीडिएट पेमेंट है, उल्टा मैंने कह दिया है, ठीक है। 27A इंटरमीडिएट पेमेंट है, 27B फाइनल पेमेंट है, ठीक है। चलिए तो 27A में इंटरमीडिएट अगर कोई पेमेंट होता है, सर्टिफिकेट शुड बी गिवन बाय रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट नॉट बिलो द रैंक ऑफ द एसडीओ, तो एक सर्टिफिकेट लगता है, सर्टिफिकेट, ठीक है, बाय एसडीओ, राइट, और सर्टिफिकेट बाय एसडीओ में क्या लिख रहा है, टू द इफेक्ट दैट बाय सुपरफिशियल और जनरल मेजरमेंट, क्योंकि डिटेल मेजरमेंट नहीं होता है, ठीक है, तो वो सुपरफिशियल होता है और जनरल मेजरमेंट। मैंने पहले कह दिया कि आपका जो एस्टिमेट बन रहा है वही आपका डिटेल एस्टिमेट नहीं है, नो डिटेल एस्टिमेट, ठीक है। अगर डिटेल एस्टिमेट है ही नहीं और आप इंटरमीडिएट पेमेंट कर रहे हैं, इसको कहते हैं इंटरमीडिएट पेमेंट, ठीक है, तो एसडीओ क्या सर्टिफिकेट देगा कि भाई सुपरफिशियल और जनरल मेजरमेंट के हिसाब से वो काम किया गया है, उतना जितना उसने पेमेंट के लिए बिल रेज किया है, ठीक है। और उसमें जो भी पेमेंट किया जाएगा, इसी के लास्ट लाइन में लिखा हुआ है, इन केस वेयर सर्टिफिकेट इज गिवन बाय एसडीओ द रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर नॉट लोअर देन द रैंक ऑफ डीओ, ठीक है, इज फाइनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेमेंट। सर्टिफिकेट देगा कौन, एसडीओ, बट पेमेंट के लिए फाइनली रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, डीओ, मतलब डिविजनल ऑफिसर, ठीक है, डिविजनल ऑफिसर फाइनली रेस्पॉन्सिबल फॉर पेमेंट, ठीक है। और इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो आप इसमें सर पैरा नंबर, सर पैरा नंबर 11.2.2 मैंने लिख दिया मैडम, देखिए यहाँ पे सर ये 11.1.1 का पॉइंट नंबर 2 बता दीजिए। 11.1.1 का पॉइंट नंबर 2, एक्सेप्ट प्रोवाइडेड इन क्लॉज 1, क्लॉज 1 कहता है कि शेड्यूल ऑफ रेट से
अमाउंट डिडक्ट और जो भी एडिड होता है, खासकर वो जो एडिशन और अल्ट्रेशन वाला मामला होता है, नो अल्यूजन। नो अल्यूजन का मतलब होता है इशारा, संकेत करना, ठीक है। मैंने कॉन्ट्रैक्ट में इसके अलावा और कोई इस तरह का इशारा नहीं होगा या कुछ इस तरह का क्लाउज नहीं होगा, ठीक है, टू द डिपार्टमेंटल एस्टिमेट ऑफ वर्क, शेड्यूल ऑफ रेट्स और क्वांटिटी ऑफ वर्क टू बी डन, ठीक है। इसका मतलब कि एडिशन और अल्टरेशन के मामले में जो आपका अलग हो जाएगा ना, वो तो कॉन्ट्रैक्ट में है ही नहीं। कॉन्ट्रैक्ट में इसके अलावा इसका और कोई अलग से क्लाउज नहीं जोड़ा जाएगा जिसमें ये इंडिकेट किया रहेगा कि इस तरीके से अगर बढ़ता है या घटता है तो क्या होगा, क्योंकि घटने और बढ़ने के केस में साफ लिखा होगा कि डिटेल एस्टिमेट बनाना ही पड़ेगा, ठीक। लमसम कॉन्ट्रैक्ट में जहां पे आपका डिटेल एस्टिमेट नहीं बनता है, आप ये नहीं कह सकते कि 10% काम अगर ज्यादा कर देगा, जो कि डिविजनल ऑफिसर के प्रोविजन में आता है मंजूर करने के लिए, तो वो भी बिना डिटेल एस्टिमेट के वो काम मंजूर किया जा सकेगा। ऐसा कोई इंडिकेट, अल्यूजन का मतलब है इंडिकेशन, ठीक है, अल्यूजन का मतलब है इंडिकेशन। तो ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं रहेगा उसमें, कोई ऐसा क्लाउज नहीं रहेगा कि किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को अनड्यू बेनिफिट पहुंचाए। समझ में आया मैम? ओके सर, ठीक है। अन्ना पलटते हैं 11.2.3 इन केस ऑफ फाइनल पेमेंट। अब हम लोग बात करेंगे फाइनल पेमेंट की 11.2.3, ठीक है। और ये बात कर रहे हैं फाइनल पेमेंट की जो कि फॉर्म नंबर 27B पे जा रहा है, ठीक है। और फाइनल पेमेंट के मामले में क्या है वो देख लीजिए। फाइनल पेमेंट के मामले में है कि आपको पूरा पेमेंट करना चाहिए, लेकिन कई बार आप पूरा पेमेंट नहीं भी करते हैं, कुछ पोर्शन आप रोक के रख लेते हैं, उसके बारे में इसमें बतलाया गया है। अच्छा, रोकने की वजह मैंने कई बार आप लोगों को बतलाई है। वजह क्या हो सकता है? मान लीजिए सड़क बनी और वो खराब क्वालिटी की बन गई, या स्पेसिफिकेशन जो था हमारा उतना काम नहीं हुआ, समझ गए आप। ऐसी स्थिति में हम उसका फुल पेमेंट नहीं करते हैं, उसको पार्ट पेमेंट कहा जाता है। तो आप जब 27B में फाइनल पेमेंट कर रहे हैं उस समय भी आप इसका कुछ ना कुछ पेमेंट रोक करके रखना चाहे तो रख सकते हैं। 11.2.3 क्या कहता है उसको एक बार पढ़िए कोई भी एक आदमी फटाफट। In case of final payments, in addition to the record of detailed measurements in respect of additions and alterations, there should be a certificate of completion of work according to the prescribed drawings and specifications signed by the divisional officer under para 106 of the TPWD code. हाँ ठीक है, इसमें वही कहा गया कि जब आप फाइनल पेमेंट करते हैं ना, फाइनल पेमेंट करते समय में जो आपका एडिशन और अल्ट्रेशन होता है आपका, तो आपने डिटेल एस्टिमेट बनाया ही है। तो डिटेल एस्टिमेट तो बनता ही है ड्राइंग के साथ में, बिना ड्राइंग के कोई भी ड्राइंग और स्पेसिफिकेशन के साथ में ही डिटेल एस्टिमेट बनता है। बिना ड्राइंग और स्पेसिफिकेशन के डिटेल एस्टिमेट पर अलाउड ही नहीं है, मतलब पॉसिबल ही नहीं है। तो उस समय में डिटेल एस्टिमेट के साथ में ही पेमेंट करना डिविजनल ऑफिसर को चाहिए, यही इसमें लिखा हुआ है। नोट लिखा हुआ इन एक्सेप्शनल केसेस such as that of the execution of work in a border state under the supervision of responsible civil officer without the intervention of public works department, a completion certificate signed by the civil officer concerned may be accepted if he is empowered by the administrator concerned to sign it। इसका मतलब क्या हुआ? बॉर्डर राज्य के बारे में आप देख लीजिए। कई लोग जानते हैं क्योंकि उन्होंने अच्छे से कंपटीशन की तैयारी की होगी, कई लोग नहीं जानते कि बॉर्डर राज्य की बात क्या हो रही है। आप एक बार देख लीजिए और उसके बाद आप इसको आराम से समझ जाएंगे, ठीक है। देखिए हालांकि ड्राइंग बहुत अच्छा नहीं बन पाया है, लेकिन आप लोग इससे अंदाजा लगा लेंगे, ठीक है। ये इधर में पानी है, राइट, और इधर में भी पानी है, जहाँ पे भी हो यहाँ होगा, यहाँ नहीं है, ठीक है, जिधर भी हो। तो अब आप देख लीजिए बॉर्डर स्टेट कौन सा है? ये गुजरात है, गुजरात बॉर्डर स्टेट है। फिर ये राजस्थान है, राजस्थान बॉर्डर स्टेट है। राजस्थान के ऊपर में पंजाब है, पंजाब बॉर्डर स्टेट है ना। पंजाब के बाद में J&K है, ये बॉर्डर स्टेट है, राइट। इस साइड में बॉर्डर स्टेट कौन सा है? तो यहाँ पे उत्तराखंड है, यूके, ठीक है, ये बॉर्डर स्टेट है, राइट। यहाँ पे यूपी भी थोड़ा सा बॉर्डर स्टेट है, यहाँ पे बिहार बॉर्डर स्टेट है, ये सब नेपाल के बॉर्डर में आता है, राइट।
फिर यहाँ पे सिक्किम है बॉर्डर स्टेट, सिक्किम। यहाँ पे असम है, असम, ठीक है। यहाँ पे अरुणाचल है, राइट, ये सब बॉर्डर स्टेट में है। फिर नागालैंड, मणिपुर, फिर मिजोरम और फिर त्रिपुरा, त्रिपुरा यहाँ पे आता है, ठीक है। इस तरीके से सारे बॉर्डर स्टेट हैं। इन बॉर्डर स्टेट में, बॉर्डर एरिया में कुछ ऐसे काम होते हैं जो कि पीडब्ल्यू ऑफिसर्स नहीं करवाते हैं, नॉट डन बाय पीडब्ल्यू ऑफिसर्स, ठीक है। कुछ ऐसे सिविल ऑफिसर्स होते हैं जिनको एम्पावर करती है मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स। आपको तो ये पता है सीपीडब्ल्यूडी उन्हीं के अंडर में होता है। या आप मान लीजिए मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर न भी एम्पावर करे, जो भी उसकी कंसर्न मिनिस्ट्री हो वो अगर एम्पावर करती है किसको, सिविल ऑफिसर को। सिविल ऑफिसर कौन हो सकता है, कोई भी, जैसे कलेक्टर आपका एक पता ना, आपके सिविल ऑफिसर होते हैं, है ना। कोई भी सिविल ऑफिसर हो सकता है, या कोई ऑफिसर जो कलेक्टर के अंडर में काम करता है, उसको अगर एम्पावर करती है मिनिस्ट्री कि इस बॉर्डर स्टेट में काम करवा सके, तो फिर पीडब्ल्यू ऑफिसर की जगह पे उस सिविल ऑफिसर को उस तरह का सर्टिफिकेट देना पड़ता है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है इसके नोट में। क्लियर, समझ में आया? हाँ ना, बताइए, बोलिए। जी सर। है ना, समझ में आया ना? चलिए 11.2.4 in order that a proper financial control may be exercised over the payment made, it is necessary that the accounts of addition and alteration should be kept quite distinct from those of the rest of the work. There is no objection to payment in addition and alteration being made before the completion of the work if the detailed measurement of them have been made and the contract provides for that. इसका मतलब क्या हुआ कि कोई एडिशन और अल्ट्रेशन अगर कर दिया गया है, ठीक, तो आप उसको फाइनल पेमेंट के साथ में कर सकते हैं। शर्त यही है कि आपका डिटेल मेजरमेंट मिलना चाहिए, जबकि आपको पहले बता दिया गया है कि आपका जो लमसम कॉन्ट्रैक्ट होता है, क्योंकि उसका डिटेल एस्टिमेट बनता ही नहीं है, इसलिए उसका मेजरमेंट डिटेल नहीं होता है, ठीक है। क्लियर, आप समझ लीजिए, क्योंकि लमसम कॉन्ट्रैक्ट में डिटेल एस्टिमेट बनता ही नहीं है, इसलिए मेजरमेंट भी डिटेल नहीं लिया जाता है। लेकिन एडिशन और अल्ट्रेशन के मामले में उसका डिटेल मेजरमेंट लेना कंपलसरी है। क्लियर? चलिए हम लोग आते हैं 11.3 में, फॉर्म्स ऑफ द बिल। हम पहले ही 2-3 बार रिपीट कर चुके हैं कि 27A जो है वो इंटरमीडिएट के लिए है, और क्या लिख देते हैं, इंटर, है ना, और 27B जो है वो फाइनल के लिए है। हम लोग इसको अभी देखेंगे 27A और 27B को, इस चीज को कंप्लीट कर लेने के बाद में मोर और लेस वो आरए बिल की तरह ही है। फर्स्ट एंड फाइनल बिल और आरए बिल जैसा आप लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है वैसा ही है ये, ठीक है। जब आप उसको देखेंगे आप लोग देखेंगे सेम टू सेम है। क्लियर? चलिए देख लेते हैं 11.3.1 3.2 27A इंटरमीडिएट पेमेंट इन ऑर्डर टू कॉन्ट्रैक्ट नो डिटेल ऑफ वर्क डन नीड बी रिप्रोड्यूस इन द बिल। यहाँ पर लिख दिया गया था, आप देखिए 27A में डिटेल ऑफ वर्क नहीं लिखने की जरूरत है, देख लीजिए लिखा होगा, ठीक है। डिटेल ऑफ वर्क नीड नॉट टू प्रोड्यूस, समझे, ऐसा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। वजह पहले मैंने आपको बता दिया है कि डिटेल एस्टिमेट बनता ही नहीं है, तो डिटेल ऑफ वर्क लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइन जो अगला लिखा हुआ है वो ये, अच्छा एक और बात जो इसमें इंपॉर्टेंट है, इन द बिल बट रेफरेंस शुड बी गिवन टू द नंबर ऑफ एंड पेज ऑफ द मेजरमेंट बुक इन विच द मेजरमेंट ऑफ एडिशन एंड अल्ट्रेशन आर रिकॉर्डेड, ठीक है। तो बिल में आपको कुछ और लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जहां भी कहीं मेजरमेंट बुक में एडिशन और अल्ट्रेशन को रिकॉर्ड किया गया है तो उसका पेज नंबर आपको लिख देने से ही काफी होगा, ठीक है। तो ये आप इसको देख लीजिए, कोई इंपॉर्टेंट मतलब कोई परेशानी की बात नहीं है। मेजरमेंट बुक एक बुक होता है, एमबी जिसको कहते हैं, ठीक है, एक बुक की तरह होता है और वो मशीन्ड नंबर होता है, मशीन्ड नंबर। अच्छा सीपीडब्ल्यूए कौन सा फॉर्म है, किसी को याद है मेजरमेंट बुक? 23। तो मैंने सही लिखा है ना? हाँ सर। कभी कभी मैं गलत भी लिख सकता हूँ, आप लोग मुझे सुधार दीजिएगा, ठीक है। हाँ, यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइन जो अगली लिखी हुई है अगले पारा में वो है द फॉर्म प्रोवाइड फॉर द सिक्योर एडवांस इफ एनी विच अंडर पैराग्राफ 10.2.22 जो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं चैप्टर 10 में, ठीक है, मे बी अलाउड टू द कॉन्ट्रैक्टर व्हेन सच एडवांसेस आर अलाउड एंड इंडेंचर इन फॉर्म 31 शुड इनवेरिएबली बी ऑब्टेन्ड, ठीक है। इंडेंचर यानी कि सिक्योर एडवांस के लिए एक इंडेंचर दिया जाता है, उसको भी हम लोग देखेंगे फॉर्म 31 को, ठीक है। इंडेंचर, अब से इंडेंट का आप लोग मतलब समझते हैं ना? इंडेंट का क्या मतलब है आप लोग बता सकते हैं? कोई भी एक आदमी, देखिए किसी को सामान चाहिए तो यूं ही तो नहीं मिलेगा, उसको रिक्विजिशन देना पड़ता है। मटेरियल, to purchase the material by the store, by the OE section. We give the inventory. नहीं, परचेज करने नहीं, इंडेंट जो होता है ना
वो हर केस में परचेज करने के लिए नहीं होता है। इंडेंट जो होता है वो स्टोर में मटेरियल आ गया है, Yeah. हाँ, स्टोर से उसकी सप्लाई मतलब उसके बाहर निकालने के लिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ, हमारे ऑफिस में स्टेशनरी आती है, स्टेशनरी पड़ी हुई पूरा सेक्शन रिक्विजिशन देता है। अब क्या है कि रिक्विजिशन पे हम लोग स्टेशनरी सप्लाई कर देते हैं, लेकिन अगर कोई बाहर वाला हमसे स्टेशनरी लेना चाहेगा हम उसको सप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे। इन केस अगर कोई बाहर वाला रिक्विजिशन देता है तो उस पर जो हमारी अथॉरिटी साइन करती है उसको इंडेंचर बोलते हैं, इंडेंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये इंडेंट है उसी को इंडेंचर कह दिया गया, इंडेंचर, INDENTURE, ठीक है, ऑफ सिक्योर्ड एडवांस, ठीक है। और यही है CPWA 31 में ना, 32 है, 31 में, ये भी हम लोग अभी देखेंगे, 27A 27B 31 देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस तरह का इंडेंचर क्या हम लोगों ने आरए बिल में देखा है, जब सिक्योर्ड एडवांस दे रहे होते हैं। यहाँ तो सारा 10.2.22 कहा गया है, 10.2.22 में इस तरह का आरए बिल का जिक्र है, देखिए तो जरा, मैंने आरए बिल में इस तरह का इंडेंचर का जिक्र है 10.2.22, मुझे तो दिखाई नहीं पड़ रहा है इंडेंचर का, उस समय कोई जिक्र नहीं है ना जी, नहीं, ठीक है। मैंने पलट कर देख लिया है, जब रनिंग अकाउंट बिल आप लोग बना रहे होते हैं उस समय, हाँ बोलिए। 10.2.20 में है, 10.2.20 में है, एक मिनट, 10.2.20, हाँ बिल्कुल है, आर अलाउड, ठीक है, बिल्कुल सही। इसका मतलब है कि किसी भी हाल में सिक्योर्ड एडवांस बिना एक इंडेंचर के देना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, चाहे आरए बिल का मामला हो या फिर लमसम का। आरए बिल जो 26 में आता है ना, फॉर्म CPWA 26 आता है ना, या फिर फॉर्म CPWA 27A, ठीक है, लमसम बिल, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमको इंडेंचर देना ही पड़ेगा, तो हम उसको भी एक बार देख लेंगे, राइट। आगे बढ़ जाते हैं, आगे इसमें और कुछ नहीं लिखा हुआ है। 11.3.3 में सेम टू सेम लिखा हुआ है कि आपको इंटरमीडिएट पेमेंट करने के लिए, फाइनल पेमेंट करने के लिए 11.3.3 में 27B का जिक्र है फॉर पर्पस ऑफ फाइनल पेमेंट, ठीक है। फाइनल पेमेंट करने के लिए आपको ये फॉर्म यूज करना पड़ता है। द डिटेल ऑफ एडिशन एंड अल्टरेशन अलोन शुड बी गिवन इन द बिल ऑफ द रेस्ट, द सर्टिफिकेट प्रिस्क्राइब्ड इन पैराग्राफ 11.2.3 विल बी सफिशिएंट, ठीक है। इसमें भी और कुछ नहीं है, आपको एडिशन और अल्टरेशन के केस में ही सर्टिफिकेट चाहिए, अदरवाइज केवल फॉर्म नंबर काफी था, है ना। तो हमको इस पूरे वाले मामले में क्या देखने को मिला भाई, एक फिक्स सम का कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें अगर कॉन्ट्रैक्ट में जो प्रिस्क्राइब्ड काम है उसके लिए हमको कोई डिटेल मेजरमेंट नहीं बनाना है, राइट। और इंटरमीडिएट पेमेंट करना चाहेंगे तो 27A में करेंगे, केवल एडिशनल अल्टरेशन के लिए सर्टिफिकेट एसडीओ देगा, कोई भी पेमेंट होगा तो डिविजनल ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल होगा। फाइनल पेमेंट के लिए हम लोग 27B यूज करेंगे, वहां भी एडिशनल अल्टरेशन का कोई मामला हो तो सर्टिफिकेट देगा, और तो कुछ है नहीं इसमें, है कि नहीं। सब्सिडियरी वर्क अकाउंट्स में द इंस्ट्रक्शन ऑफ सेक्शन 10.5 ऑफ चैप्टर 10, ठीक है, रिगार्डिंग द मेंटेनेंस ऑफ वर्क रजिस्टर फॉर अप्लाइड म्यूटेटिव टू द अकाउंट्स ऑफ लमसम कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। लमसम कॉन्ट्रैक्ट का जो हम लोग मेंटेन करते हैं वो आपके 10.5 चैप्टर 10 में दिया हुआ है, ठीक है। 10.5 में किस तरीके से मेंटेन करेंगे ये यहाँ पे हूबहू अप्लाई होगा। तो एक बार हम 10.5 देख लेते हैं, 10.5 में क्या है जो कि यहाँ हूबहू अप्लाई हो रहा है। 10.5, अच्छा, वर्क सब्जेक्ट वाला मामला, ठीक है, मैंने देख लिया। इसका मतलब इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो कि आपको अलग से पढ़ना पड़े, ठीक है। वर्क सब्जेक्ट में क्या होने वाला है, इसके लिए वर्क सब्जेक्ट का एक मैंने पूरा अलग से वीडियो बनाया हुआ है, आप लोग उससे एक बार देख लीजिएगा। उसमें जो सावधानी बरतनी होंगी लमसम कॉन्ट्रैक्ट के रजिस्टर को मेंटेन करने के लिए, वही सावधानी यहाँ भी बरतनी है, ठीक है। 11.4.2 में कहता है ऑल इंटरमीडिएट पेमेंट मेड टू द कॉन्ट्रैक्टर एंड सो एक्नॉलेज्ड बाय हिम आर रिगार्डेड एज एडवांस। मुझे लग रहा था कि इसी में है, तो मैंने पहले कहा, पर मैंने थोड़ा सा कंफर्म होना ठीक समझा, ठीक। 27A में जितने भी आप इंटरमीडिएट पेमेंट करते हैं, हाँ बोलिए मैम। सर यहाँ पे नो रिकॉर्ड ऑफ मटेरियल्स नीड बी केप्ट इन मेजरमेंट बुक, तो इसका जो भी है वो मेजरमेंट बुक में नहीं रखा जाएगा।
इसमें लिखा हुआ है कौन से पारा में? 11.3.1 का फॉर्म्स ऑफ बिल का लास्ट में 11.3.1 का। यस सर। सर नहीं नहीं हमको समझ में नहीं है। 11.3.2 सर 11.3.2 में जहाँ इंडिकेशन खत्म हाँ? है ना, उसके बाद देखिए नो रिकॉर्ड ऑफ द मटेरियल नीड टू बी केप्ट इन मेजरमेंट बुक। नो रिकॉर्ड, हाँ मिल गया। नो रिकॉर्ड ऑफ द मटेरियल नीड बी केप्ट इन द मेजरमेंट बुक, बिल्कुल सही है। हाँ एक्चुअली तो मामला ये है कि आपको मटेरियल का रिकॉर्ड रखने की इसलिए जरूरत नहीं है कि आपके पास जो कॉन्ट्रैक्ट है वो लमसम है ना, उसमें सारी कंटिजेंसी मिला करके, उसमें आपका लेबर का खर्चा, उसमें आपका मटेरियल का कॉस्ट, सब कुछ मिला करके, और उसमें आपका कंटिजेंसी, 3 चीजें तो शामिल होती है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट में 3 चीजें शामिल होती है। ठीक है, लेबर, मटेरियल और कंटिजेंसी। ठीक है, तीनों मिला करके क्योंकि आपका कॉन्ट्रैक्ट लमसम बन रहा है, इसलिए मटेरियल के लिए अलग से कोई मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। क्लियर हुआ है या ना, बताइए? यस सर। है ना? ठीक है, देखिए 11.4.2 मैंने पहले ही कहा था कि इसमें इंटरमीडिएट पेमेंट 27 में जो भी आप करेंगे वो सब एडवांस होगा, एडवांस तरीके से ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, ट्रीटेड एज एडवांस, जैसे कि हमने उसको एडवांस दिया है, किसको? कॉन्ट्रैक्टर को। ये मामला इसलिए बनता है क्योंकि लमसम कॉन्ट्रैक्ट है। लमसम कॉन्ट्रैक्ट में आपका पूरे का पूरा 1 लाख का था काम। ठीक है, और 1 लाख के काम में कोई डिटेल स्पेसिफिकेशन नहीं है, आपने एक अनुमान से उसको 40,000 पेमेंट कर दिया। ठीक है, और अभी और 60,000 का पेमेंट करना बाकी है। ऐसी स्थिति में वो जो 40,000 आपने पेमेंट किया है इसमें 27A में, दैट विल बी ट्रीटेड एज एन एडवांस। ठीक है, और जब आप बाकी का 1 लाख पेमेंट कर रहे होंगे तब उसको 40,000 को एडवांस पेमेंट जैसे रिकवरी करते हैं, कैसे यहाँ पे एडवांस वाले कॉलम में माइनस 40,000 दिखाएंगे और यहाँ पूरा 1 लाख का पेमेंट दिखाएंगे। तो जो बाकी पैसा बच जाएगा 60,000, तो उसके ऊपर में सारा का सारा लगाया जाएगा डिडक्शन और रिकवरी। ठीक है, तो वही यहाँ पे कह रहा है और कुछ नहीं। 11.4.2 ऑल इंटरमीडिएट पेमेंट्स मेड टू द कॉन्ट्रैक्टर एंड एक्नॉलेज्ड बाय द हिम। अच्छा, एंड एक्नॉलेज्ड बाय हिम का मतलब क्या है? आपको एक सिंपल बात में बता दूं, कोई भी पेमेंट आप कॉन्ट्रैक्टर को करते हैं तो उसमें कॉन्ट्रैक्टर को एक्नॉलेज करना है। ये आप लोग को पता है कि नहीं? है ना? हेलो, नो सर? हाँ ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। चैप्टर नंबर 10.3 में लिखा हुआ है, 10.3.5 में। ठीक है, कि एक्नॉलेजमेंट लेना ही लेना है, किसी भी तरह का पेमेंट करिएगा। एक बार चैप्टर नंबर 10.3 और सब 0.5 में नहीं है, 0.4 में। देखिए लिख रहा है क्या, देख लीजिए 10.3.4 में लिख रहा है। कल इसको पढ़ लीजिए एक बार, पढ़िए एक बार कोई भी एक आदमी। ऑल मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर इशू टू अ कॉन्ट्रैक्टर अंडर एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ पैराग्राफ 10.3.2 और 10.3.3 should be made over to him on a regulated scale restricted to actual immediate requirement whether from stock or by purchase। इसका मतलब कि किसी भी तरह का मटेरियल स्टॉक से जो कॉन्ट्रैक्टर को इशू किया जाता है वो इतना ध्यान रख करके इशू करना है कि उसको जरूरत से ज्यादा न मिल जाए, बेकार न पड़ा रहे, तुरंत कंज्यूम हो जाए। ठीक है, और बर्बाद होने वाला मटेरियल उसको साइट पे न दिया जाए। राइट, आगे लिखता है कि एन स्टैम्प्ड अनस्टैम्प्ड बट डेटेड एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टर कुड बी रिक्वायर्ड। ठीक है, एक अनस्टैम्प्ड जिसमें स्टैम्प की जरूरत नहीं है पर एक्नॉलेजमेंट चाहिए। ऐसा ही एक एक्नॉलेजमेंट आरए बिल के मामले में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो कोई भी तरह का पेमेंट कीजिएगा उसका एक्नॉलेजमेंट चाहिए, और एक्नॉलेजमेंट के वेरिफिकेशन के लिए जो बात बताई गई है वो बताई गई 10.3.6 में। तो एक बार जरा 10.3.6 को भी देख लेते हैं। एक्नॉलेजमेंट के बारे में ये क्या कहता है? ये कहता है ऑन द अथॉरिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर्स एक्नॉलेजमेंट। कॉन्ट्रैक्टर के एक्नॉलेजमेंट जब हमें मिल जाता है उसकी अथॉरिटी पे, अथॉरिटी का मतलब कॉन्ट्रैक्टर का एक्नॉलेजमेंट अपने आप में अथॉरिटी है। ठीक है, कहता है द कॉस्ट रिकवरेबल फ्रॉम हिम अंडर पैराग्राफ दिस विल बी डेबिटेड वंस टू हिज पर्सनल अकाउंट। इसका मतलब जब कॉन्ट्रैक्टर ने एक्नॉलेजमेंट दे दिया तो हम उसके कॉस्ट की रिकवरी जो होती है उसके पर्सनल अकाउंट में से कर सकते हैं। यही एक्नॉलेजमेंट आपको यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। इस जगह पे आपको मैंने बताया होगा 11.4.2 में ऑल इंटरमीडिएट पेमेंट मेड टू द कॉन्ट्रैक्टर एंड एक्नॉलेज्ड बाय हिम। ठीक, जो भी आपने पेमेंट किया है
11.4.2 के हिसाब से जो भी आपने कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट किया है, ठीक है, वो एक्नॉलेज किया जाता है, एक्नॉलेज, ठीक है, बाय कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है। और जो एक्नॉलेज कर लिया गया है तो बी ट्रीटेड एज एन एडवांस पेमेंट, उसको एक एडवांस पेमेंट की तरह से ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। 11.4.3 कहता है पेमेंट फॉर मेजर्ड अप एडिशन एंड अल्टरेशन, जो भी एडिशन एंड अल्टरेशन किया जाएगा उसका तो मेजरमेंट डिटेल में होगा ही, क्यों, क्योंकि डिटेल एस्टिमेट बना है, तो जिस तरीके से एस्टिमेट बनता है मेजरमेंट भी उसी तरीके से रिकॉर्ड करना पड़ता है, ठीक है। तो एडिशन एंड अल्टरेशन के लिए जो भी मेजरमेंट किया गया है, एज वेल एज फॉर द वर्क कवर्ड बाय अ लंप सम फॉर विच नो डिटेल मेजरमेंट आर नेसेसरी, और जो वर्क लमसम में कवर किए जाते हैं जिसके लिए डिटेल मेजरमेंट नेसेसरी नहीं है, जो कि मैंने कई बार रिपीट कर दिया है, आर ट्रीटेड लाइक एडवांस पेमेंट एंड शुड बी ब्रॉट टू अकाउंट इन द वर्क अकाउंट अंडर द सस्पेंस हेड एट कॉन्ट्रैक्टर एडवांस पेमेंट। दिस विल नॉट ओनली सिंप्लीफाई द अकाउंट बट विल फैसिलिटेट a watch over the prompt adjustment of the payment made। इन सभी मामलों में इंटरमीडिएट पेमेंट का मामला है, आप एडिशन अल्टरेशन करवा लीजिए या फिर रेगुलर वर्क जो कि डिटेल मेजरमेंट जिसकी जरूरत नहीं है, कुछ भी हो, इंटरमीडिएट पेमेंट आपने कर दिया, इसका मतलब है कि उसको हमें एडवांस पेमेंट के तौर पर ट्रीट करना है, ठीक है। इसका जो नोट कहता है इफ अ परसेंटेज और एनी अदर पोर्शन ऑफ द वैल्यू ऑफ वर्क डन इज विथहेल्ड, मैंने आपको पहले बताया ना कि कोई भी वैल्यू ऑफ वर्क डन हम लोग विथहेल्ड करके रख सकते हैं। विथहेल्ड करने का क्या मतलब है? विथहेल्ड करने का मतलब है कि उसने काम किया पूरे 1 लाख का, हमको कोई शक नहीं है, ठीक है। एमबी में रिकॉर्ड भी हुआ है 1 लाख, ठीक है, 1L MB में रिकॉर्ड हुआ है, राइट। लेकिन एमबी, क्योंकि हमको आपको पता ना कि एमबी के आधार पर ही हम बिल बनाते हैं, बिल बन गया 1 लाख, तो इसमें 1 लाख का बिल बनने का मतलब पार्ट, आपको आरे बिल का तो हिसाब पता ही होगा, उसका पार्ट 1 है वर्क डन एंड मेजर्ड, 1 लाख का वर्क डन एंड मेजर्ड हो गया, राइट। लेकिन हमने इसका 20,000 रुपया विथहेल्ड कर लिया। ये विथहेल्ड का मतलब क्या हुआ? 2-3 तरीके से विथहेल्ड हो सकता है, तरीका नहीं, 2-3 वजहों से विथहेल्ड हो सकता है। एक वजह कि हमारे पास में ग्रांट 1 लाख की मिली ही नहीं है, हमारे पास ग्रांट 80,000 की ही मिली है। 80,000 की ग्रांट मिली है तो हम क्या करें, पैसे ही सरकार के पास नहीं है। अब आप कहेंगे ऐसा होता है? बिल्कुल, ये प्रैक्टिकल है, CPWA में शायद नहीं होता होगा, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के पास में आमतौर पे ये परेशानी रहती है। तो उनका काम सब कुछ अप टू द मार्क है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैसे नहीं है पैसा, तो जितना पैसा है उसी के आधार पे बिल, तो बाकी का पैसा विथहेल्ड करके रख लिया गया। एक केस ये बनता है। दूसरा केस क्या बनता है कि मान लीजिए कि किसी भी तरह का कोई ऑब्जेक्शन लगा दिया गया, राइट, कहीं पे कोई सब स्टैंडर्ड काम हो जाए, कोई काम बड़ा छोटा हो जाए, कोई काम अप टू द मार्क ना हो, एज पर द ड्राइंग एंड स्पेसिफिकेशन ना हो, कुछ भी हो सकता है। तो वहां पे जब तक उस काम को ठीक से सुधारा ना जाएगा तब तक हम लोग उसको विथहेल्ड करके रख सकते हैं, ठीक। तो ये अमाउंट 2-3 तरीके से या 2-3 वजहों से विथहेल्ड होता है, ये वजह आपको मैंने यहाँ पे बतलाए, ठीक है। अब अगर अमाउंट विथहेल्ड कर लिया गया है तो उसकी अकाउंटिंग कैसे की जाएगी? यहाँ पर देखिए क्या लिखता है नोट में, परसेंटेज और एनी अदर पोर्शन ऑफ वैल्यू ऑफ वर्क डन इज विथहेल्ड एज सिक्योरिटी, हम लोग इसको सिक्योरिटी की तरफ से विथहेल्ड करते हैं, ठीक है। और विथहेल्ड करके अपन कहाँ रख लेते हैं? 8443 पार्ट 5 में डाल देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, वहां भी डाल सकते हैं, नहीं तो अपन इसको विथहेल्ड करके उसको सिंपली अपने पास रख सकते हैं, क्योंकि ये कोई ऐसा जो रकम है नहीं। मान लीजिए कि आपको ग्रांट मिली ही नहीं है लाख की, आपको ग्रांट 80,000 की मिली है, तो भैया 20,000 आपके पास में है ही नहीं, तो विथहेल्ड क्या, मैंने उसको आप सिक्योरिटी डिपॉजिट में कैसे डालिएगा? पैसा आपके पास में रहेगा तभी ना सिक्योरिटी डिपॉजिट में डालिएगा। इसी तरीके से ये काम होता है, ठीक। सिक्योरिटी डिपॉजिट में अमूमन ग्रांट का पैसा नहीं आता है, वो हार्ड कैश ही आता है, ठीक है। अभी उसमें भी एक और तरीका है कि अगर मान लीजिए कि 8443 जो कि आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है, पार्ट 3 में किसी दूसरे ऑफिस का पैसा आया है 1 लाख, ठीक है, और इसी में से आपने 1 लाख आया तो क्रेडिट किया। अच्छा, इसमें एक और बात जान लीजिए कि इसमें आपको मैंने बतलाया था कि आपको क्रेडिट और डेबिट नहीं करना होता है, ध्यान से सुनिएगा, मैं फिर से बोलता हूँ, आपको सस्पेंस हमेशा क्लियर करने का होता है। तो 1 लाख को माइनस 1 लाख करते हैं, डेबिट को माइनस डेबिट, क्रेडिट को माइनस क्रेडिट, इस तरीके से क्लियरेंस करने के लिए बताया था ना। लेकिन केवल 8443 के पार्ट 3 में जहाँ पे खर्च होता है, वर्क एग्जीक्यूट करवाया जाता है, तो जब पैसा आता है तो क्रेडिट करते हैं, और जब हम लोग वर्क एग्जीक्यूट कर देते हैं तो डेबिट करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर पैसा रिफंड करते हैं तो माइनस क्रेडिट करते हैं, दोनों में एक अंतर आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है। इसके लिए कंफ्यूज ना होइए, समझ रहे हैं आप हम क्या कह रहे हैं आपको, ठीक है। चलिए
अगर किसी कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा, वरना हम लोग चैप्टर 15 में इसको प्रॉपरली डिस्कस करेंगे, राइट। तो अगर कोई अमाउंट विथहेल्ड कर लिया जाता है फॉर द ड्यू फुलफिलमेंट ऑफ द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, द नेट अमाउंट रिमेनिंग आफ्टर द डिडक्शन ऑफ द पोर्शन विथहेल्ड शुड बी एंटर्ड एज एन एडवांस पेमेंट। बिल्कुल सही, ठीक है। तो जो भी अमाउंट रिमेनिंग हो जाता है, ठीक है, उसको विथहेल्ड करने का मतलब, रिमेनिंग अमाउंट का मतलब 20,000 का तो 80,000, ठीक है, 80,000, और उसमें आफ्टर रिकवरी या डिडक्शन। आफ्टर डिडक्शन का मतलब क्या हो गया कि डिडक्शन मान लीजिए इसमें किया गया है इनकम टैक्स 2%, ठीक है, तो इसका 2% कितना हो गया, 1600 रुपया, ठीक है। तो इसके बाद में जीएसटी मान लीजिए 2% कर लिया गया, तो फिर 1600 रुपया काट लिया गया। उसके बाद में 2.5% आपका हो गया एसडी सिक्योरिटी डिपॉजिट, तो यहाँ पे आपका 2,000 रुपया हो गया, ठीक है। तो कुल मिलाकर के आपका 2,000 और 3,600, 5,600 रुपया काट लिया गया, राइट। तो 80,000 में अगर आप 5,600 माइनस कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 5,600 ना, 74,400 रुपया हो जाएगा। ये अमाउंट एडवांस पेमेंट के तौर पर ट्रीट किया जाएगा, न कि 80,000। 80,000 नहीं, ये वाला जो आपने एक्चुअल में पेमेंट किया है, ठीक है, यही यहाँ पे कह रहा है। मामला समझ में आया? हाँ ना, बताइए। Yes, sir. Yes, sir. नहीं सर, एडवांस पेमेंट दोबारा बताना। देखिए आपको क्या लिखा हुआ है कि मान लीजिए लाख रुपए का काम था, है ना, 20,000 आपने विथहेल्ड कर लिया और 80,000 पे आप पेमेंट कर रहे हैं। तो 80,000 पे आप पूरे का पूरा ग्रॉस पेमेंट नहीं करते हैं, चेक फिगर जो होता है ना, तो रिकवरी के बाद किया जाता है। तो रिकवरी में 2% इनकम टैक्स की रिकवरी कर रहे हैं, जीएसटी की रिकवरी 2% कर रहे हैं, 2.5% सिक्योरिटी डिपॉजिट कर रहे हैं, सब मिला करके 5600 की रिकवरी हो रही है। 16×32, ये गलती जोड़ा दिया मैंने, 5200 की रिकवरी हो रही है, ठीक है। अगर 5200 की रिकवरी हो रही है तो 74,800 होगा जी, है, देखिए जरा, 95, बिल्कुल सही। अगर 5200 की रिकवरी हो रही है तो आपका चेक भी नहीं ना रुपया का बनेगा जी, है कि नहीं। तो जो फिगर चेक बनेगा उसी को एडवांस पेमेंट के तौर पर ट्रीट करना है। क्लियर हुआ? अच्छा, इतना हम कॉन्ट्रैक्टर को दे देंगे, है ना? हाँ हाँ हाँ, कॉन्ट्रैक्टर को देंगे तो एडवांस पेमेंट की तौर पर इसको ट्रीट करेंगे, ओके। क्योंकि इंटरमीडिएट पेमेंट है ना, इंटरमीडिएट पेमेंट है ना। आखिरकार आपने जब अमाउंट विथहेल्ड कर लिया है तो फुल पेमेंट तो हुआ नहीं, ये फाइनल पेमेंट ट्रीट नहीं करेंगे आप इसको, एग्जैक्टली सर, है ना। ठीक है, चलिए आगे। 11.4.4 पेमेंट अदर देन दोज स्पेसिफाइड इन पहले वाले पैराग्राफ में सेक्योर एडवांस मेड बाय 27A और अदर रिकवरेबल पेमेंट इंक्लूडिंग इन द वैल्यू ऑफ मटेरियल सप्लाइड which may have been made to the contractor or other behalf, these should be entered in the accounts of suspended contractor secure advance contractor other transaction। अच्छा, आपको ये भी मैंने बताया होगा कि जो आपका वर्क एक्सट्रैक्ट जब आप बना रहे थे तब आपको मैं बताया था कि सस्पेंस अकाउंट कितने तरह के होते हैं, याद आ रहा है? वर्क एक्सट्रैक्ट में जो सस्पेंस अकाउंट बनाए थे आप लोगों ने, देखा था आप लोगों ने, याद है? सस्पेंस हेड, वर्क एक्सट्रैक्टर नहीं याद है? एक था कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है, एक था लेबर, याद है? एक था मटेरियल, याद है? मटेरियल, लेबर, लैंड, हाँ, Land acquisition. लैंड एक्विजिशन, याद आ गया, है ना। और उसमें भी आपका जो कॉन्ट्रैक्टर वाला था वो भी 3 पोर्शन में बटा हुआ था कि नहीं? Yes, sir. Advance, secured, and other. हाँ, ये था एडवांस पेमेंट, ठीक है, बिल्कुल, ये सिक्योर एडवांस और ये अदर ट्रांजेक्शन, है कि नहीं। तो यही है, किसी भी तरह का अगर आप एडवांस कॉन्ट्रैक्टर को देते हैं तो आप उसको इसी दो में डाल दीजिएगा। ये तो कह रहा है इसमें 11.4.4 में, 11.4.4 में यही कह रहा है, समझ रहे हैं? दिस शुड बी एंटर्ड इन द अकाउंट ऑफ द सस्पेंडेड कॉन्ट्रैक्टर सिक्योर एडवांस और कॉन्ट्रैक्टर अदर ट्रांजेक्शन। क्लियर हुआ है ना? सर अपना 27A है ना सर, Sir, this- वो तो है इंटरमीडिएट 20 पेमेंट, फिर उसको सिक्योर एडवांस और क्यों कह रहे हैं कौन सा वाला? सर? ये जैसे लिखा है ना 11.4.4 में, पेमेंट अदर देन दोज स्पेसिफाइड इन पैराग्राफ 11.4.3 above may be either secure advance made on form 27A। तो
27A में सिक्योर एडवांस तो सर 27, हाँ भैया 27 अभी हम खोल के आपको दिखाएंगे। 27A is intermediary payment. ना ना हम बता रहे हैं आपको 27 भी हम आपको दिखाएंगे ओपन करके, उसमें सिक्योर एडवांस है, ठीक है, अभी हम दिखाने वाले हैं। सर अपन तो 26A देखिए। में पढ़ते थे ना सिक्योर एडवांस। हम कह तो रहे हैं आपको भी दिखाएंगे। ओके Yes, sir, 5 है। मिनट के लिए धैर्य, सिर्फ 5 मिनट के लिए धैर्य रखिए, ठीक है, दिखाएंगे अभी आपको। चलिए 11.4.5 में फॉर फ्रॉम द फाइनल बिल पेड टू द कॉन्ट्रैक्टर 27B द टोटल एडवांसेस मेड टू हिम इन रनिंग अकाउंट बिल 27A, उसको माइनस कर लिया जाएगा, रिकवर कर लिया जाएगा, ठीक है। 27A में अब तक आपने जितना भी एडवांस पेमेंट किया सबको माइनस करेंगे और 27B में फाइनल पेमेंट करेंगे, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टर लेजर के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ, वही वाला है, CPW 43 में इसको मेंटेन किया जाएगा और कुछ भी नहीं है इसमें जो आप लोगों ने ना देखा हो, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टर लेजर का आप लोगों ने डिटेल में पढ़ा है, अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग उसकी वीडियो देख लीजिए दोबारा, आप लोगों को कोई डाउट नहीं रह जाएगा, ठीक है। अब हम आपको दिखाने वाले हैं 3 फॉर्म, कौन से 27A, 27B और 31, ठीक है। कौन से फॉर्म हम आप लोग देखने वाले हैं, 27A, 27B और 31। 31 कौन सा वाला था, इंडेंचर, याद आ रहा है ना, इंडेंचर और सिक्योर एडवांस, है कि नहीं? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ उसको हम लोग देख लेते हैं, देखिएगा अभी मैं शेयर कर रहा हूँ। आपको दिखाई दे रहा है मेरा वाला बुक? बोलिए, दिखाई दे रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. जी सर। दिख रहा है ना? चलिए देखिए, ये आपका 27A है। 27A में भी रनिंग अकाउंट बिल लिखा है कि नहीं लिखा है? Yes, sir. है ना? और ये देखिए क्या लिखा हुआ है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। देखिए लिखा हुआ है टू बी यूज्ड फॉर इंटरमीडिएट पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर ऑन लमसम कॉन्ट्रैक्ट, लिखा हुआ है Yes, sir. है ना? अब आगे देखिए, मैडम का क्वेश्चन था कि आपका सिक्योर एडवांस इसमें है कि नहीं है। इसमें आप देखिएगा, पहले देखिए हु बहू आपका रनिंग अकाउंट बिल का जो पार्ट 3 था वैसा ही दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, मेमोरेंडम ऑफ पेमेंट जैसा Yes, sir. Yes, sir. दिख रहा है ना? हाँ, लेकिन आप इसको यहाँ देखिए 27 से कंटिन्यू हो रहा है पार्ट 2 में, अकाउंट ऑफ सिक्योर एडवांस अलाउड ऑन द सिक्योरिटी ऑफ मटेरियल ब्लॉट टू साइड। मैम आपका कंफ्यूजन क्लियर हुआ? क्या सर दोबारा बताना एक बार, हेलो? मैंने अभी देखा। हाँ सर बताइए। 27 से पार्ट 2, पहले 27 से पार्ट 1 देख लीजिए। पार्ट 1 जो है बिल्कुल आरए बिल का पार्ट 3 की तरह है, देख रहे हैं आप? यस सर। और 27A ही है, बी नहीं गए हम लोग, वो पार्ट 2 में अकाउंट ऑफ सिक्योर एडवांस। ये है बड़ा? हाँ हाँ सर। अभी आपने पूछा था ना कि सिक्योर एडवांस कैसे अलाउ कर रहे हैं, तो मैंने बताया कि 27A में है पार्ट 2 में, है कि नहीं? अच्छा, ये अलग से 27A के पार्ट 2 में दूसरा वाला मटेरियल ब्रॉट एट साइड वाला है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। इसका मतलब 26A में भी है और 27A के पार्ट 2 में भी है, ठीक है। हाँ हाँ हाँ। क्लियर हुआ? चलिए आगे हम लोग आ जाते हैं, है ना, आगे हम लोग आ जाते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अभी देखिए 27 से खत्म नहीं हुआ है, 27 से पार्ट 3 भी, जिसमें सर्टिफिकेट एंड सिग्नेचर है। इस वाले में ये एडिशन और अल्ट्रेशन वाला जो है ना, उसका सर्टिफिकेट कौन देगा बताइए तो? अभी मैंने बताया ना आपको, एसडीओ। एसडीओ देगा, बिल्कुल सही है ना। एसडीओ उसका सर्टिफिकेट देगा और नीचे साइन भी करेगा, ठीक है। और यही यहाँ पे लिखा हुआ है इसका पॉइंट नंबर 3 में, देखिएगा, देखिए
डिटेल्स ऑफ ऑफिसर प्रिपेयरिंग द बिल, तो बिल कौन प्रिपेयर करता है? एसडीओ प्रिपेयर करता है ना। Yes. और डेटेड सिग्नेचर ऑफ ऑफिसर ऑथराइज्ड फॉर पेमेंट, ये पेमेंट ऑथराइज कौन करता है? डिविजनल ऑफिसर करता है कि नहीं करता है? Yes, sir. है ना। तो ये है एसडीओ, ठीक है, और ये है डिविजनल ऑफिसर यहाँ पे। क्लियर हुआ है ना, बताइए। Yes, sir. Yes, sir. है ना। अब हम लोग आते हैं 27B में, ठीक है। ठीक है, ये देखिए क्वेटेंस है पार्ट 4 में, देख रहे हैं आप लोग। Yes, sir. एक विटनेस भी है, देख लीजिए, Yes, है ना। sir. चलिए Yes. अब हम लोग आते हैं किसमें, 27B में, जो फाइनल पेमेंट है। ठीक है, यहाँ रिमार्क वगैरह आप उसको अभी जरूरत नहीं है उसकी। 27B फाइनल बिल, इसको देखिए, टू बी यूज फॉर फाइनल पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर ऑन लम सम कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ देख लीजिए दिखाई पड़ रहा है ना। Yes, sir. कैश बुक वाउचर नंबर जो आपका उसमें था रनिंग अकाउंट बिल में, लगभग वैसे का वैसा ही है, उसमें कुछ बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। ठीक है, इसमें भी सर्टिफिकेट ऑफ सिग्नेचर है, पर इसमें सिक्योर एडवांस वाला कॉलम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसको यहाँ रिकवर कर लिया गया है। क्लियर Yes, sir. है ना। और मेमोरेंडम ऑफ पेमेंट ठीक वैसा ही है जैसे आरए बिल के पार्ट 3 में था। ठीक है ना। एक्विंटेंस यहाँ भी है, मतलब कि कॉन्ट्रैक्टर को यहाँ भी साइन करना होगा। क्लियर है। ये देखिए एक्विंटेंस, एक्विंटेंस का मतलब है कि हाँ मुझे पैसा मिला है। ठीक है, तो ये सब क्लियर हो गया पूरा। अब हम लोग किसमें आएंगे? हम लोग आएंगे 31 में। हाँ बोलिए। अब हम लोग किसमें आएंगे? 31 में, है ना। 31 में हम लोग को क्या देखना है? इंडेंचर फॉर सिक्योर एडवांस। देखिए हम लोग 31 देख रहे हैं, इंडेंचर फॉर सिक्योर एडवांस दिख रहा है ना हम लोग को। Yes, sir. और यूज इन केस इन विच द कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर फिनिश्ड वर्क, देखिए इसमें लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर फिनिश्ड वर्क। फिनिश्ड वर्क का मतलब भी लमसम वाले में होता है। ठीक है, इसको हम इरेज कर देते हैं। एंड द कॉन्ट्रैक्टर हैज एंटर्ड एन एग्रीमेंट फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ सर्टेन स्पेसिफाइड क्वांटिटी ऑफ वर्क इन अ गिवन टाइम। ठीक है, उसी में इंडेंचर देना पड़ता है। ठीक है, और इंडेंचर में सबसे इंपॉर्टेंट साइन किसका रहेगा? वो सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या लिखता है वो तो कॉन्ट्रैक्ट बाय कॉन्ट्रैक्ट चेंज हो सकता है, लेकिन सिग्नेचर चेंज नहीं होगा। समझ रहे कि नहीं? देखिए नीचे में साइन किसका है, ये देखिए सिग्नेचर, उसमें विटनेस भी है, राइट। कुछ लोग विटनेस उसमें दे रहे हैं कि हाँ भाई मैंने इंडेंचर दिया है। ठीक है, और सिग्नेचर हो गया यहाँ पे। अब अपन आते हैं नीचे में, किसका साइन है? दो विटनेस हैं, देख लीजिए, बस दो ही विटनेस है। Yes, sir. इन द साइंड बाय द ऑर्डर एंड डायरेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट इन द प्रेजेंस ऑफ विटनेस। ठीक है, इसमें पूरे जब डिटेल पढ़ेंगे तो कॉन्ट्रैक्टर और उसके विटनेस और फिर डिविजनल ऑफिसर का भी साइन होगा। देखिए इसको कॉलम नंबर 4 पढ़ते हैं। दैट द कॉन्ट्रैक्टर शैल मेक हिज ऑन कॉस्ट और नेसेसरी एंड एडिक्वेट अरेंजमेंट फॉर द प्रॉपर वॉच। ठीक है, इस तरह से इसमें लिखा रहता है कि जब हम आपको मटेरियल देंगे साइट पे, आपको जो अवेलेबल कराया जाएगा, तो उसमें कौन से टर्म्स एंड कंडीशंस रहेंगे। ठीक है, तो इसका टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि वो गवर्नमेंट उसकी मालिक रहेगी, और उसमें जो भी किसी तरह का निगरानी में खर्च आएगा उसको कॉन्ट्रैक्टर को खुद करना होगा। अगर किसी भी तरह का डैमेज होता है तो कॉन्ट्रैक्टर को बियर करेगा। क्लियर हुआ? हेलो, ये सर इंडेंचर सिर्फ फिनिश्ड वर्क के लिए ही होता है क्या? अभी कुछ लिखा हुआ था ना वहाँ नहीं पे। नहीं 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 नहीं, फिनिश वर्क के लिए ही नहीं होता है, सबके लिए होता है। ठीक है, ओके सर। चलिए
तो ये हुआ पूरा हमारा चैप्टर 11। 12 आज लगता है कंप्लीट नहीं कर पाएंगे हम लोग, क्योंकि बीच में कई लोग ज्वाइन करना चाह रहे थे, फिर बाद में उन लोगों ने ज्वाइन भी नहीं किया है। तो दिस इज द एंड ऑफ द टुडेज वीडियो। वी हैव कंप्लीटेड लमसम कॉन्ट्रैक्ट चैप्टर 11। ठीक है, वर्कशॉप उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक्चुअल में 11 भी इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन मैंने इसलिए बताया क्योंकि कई लोग नए लोग जुड़ रहे हैं, तो वो मैं डिपॉजिट वाला आज कंप्लीट नहीं करना चाह रहा था, लेकिन कल हम लोग डिपॉजिट करेंगे। ठीक है, और डिपॉजिट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग डिपॉजिट में जितने भी लोग हैं PC 16 के बैच में हैं, सब लोग आइए और सब लोग उसको क्लास को अटेंड कीजिए। ठीक है, ये आप लोग के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो थैंक यू एंड गुड नाइट, सी यू। Sir, stores, works accounts, all those completed, sir, cash, or otherwise again you will tell. आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, फिर से बोलिए। Chapters, cash, stores, works accounts, all those you have completed, sir. No. Okay. We have started from chapter 10. We will start and continue from chapter 1. Chapter 1 will start later stage. ठीक है, I think from 1st of August we will start chapter 1. Okay, sir, done, sir. Thank नो प्रॉब्लम, कोई भी छूटा नहीं है। देखिए, जिन लोगों जो लोग अभी कंटिन्यू कर रहे हैं ना, हम फिर चैप्टर 10 से स्टार्ट किया उनका। ठीक है, Okay, sir. Okay, thanks. ठीक है, ओके एंड गुड नाइट, बाय।